उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आपके बीच, कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। आज के इस अंक में भी बहुत कुछ विशेष आपके लिए हम लाए हैं। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानो मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। असम का कामाख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। असम में ही स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य, नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल यह महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है।
करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोहकलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1115 फीट है। मानसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नजारा अविस्मरणीय होता है। चेरापूंजी और मासिनराम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुंचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खान पान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित उज्जैनता पैलेस राजसी वैभव का प्रतीक है। ये महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहाँ त्रिपुरा की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसे राज्य में स्थित नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य स्थित एक भव्य महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य ने बनवाया था। ये महल झील के शांत पानी में तैरता सा प्रतीत होता है और इसकी रोशनी रात में झील पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। श्रोताओं, उत्तर पूर्वी भारत केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है। चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आँखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के असम और मिजोरम दौरे पर थे। आज असम में जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वहीं मिजोरम में भी उनके कई कार्यक्रम रहे। तो आइए एक विस्तृत रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के असम और मिजोरम दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वे असम और मिजोरम के 3 दिन के दौरे पर हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर को कोकराझार जिले के धोतमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 97वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। शाम को नई दिल्ली लौटने से पहले गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर से जोखावसंग में स्थानांतरित करने के निर्णय को मिजोरम के विकास के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। श्री शाह ने कल आइजोल में कहा कि ये कदम आइजोल शहर के लिए नया अध्याय और राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोखावसंग में स्थानांतरित करने का निर्णय मिजोरम के विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को एकजुट करने और मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार क्षेत्र में पर्यटन से प्रौद्योगिकी, खेल से अंतरिक्ष और कृषि से उद्यमिता तक हर क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया। समारोह में असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा और मिजोरम सरकार के सचिव वनलाल दीना फनाई के बीच मानचित्रों का आदान प्रदान भी हुआ। ये स्थानांतरण लंबे समय से मिजो लोगों का एक सपना रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में लाल डुहामा के नेतृत्व वाली ZPM सरकार और असम राइफल्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस साल अप्रैल से प्रभावी होंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए वैष्णवी। श्रोताओं, अब हम आपको सिक्किम लिए चलते हैं। सिक्किम से हमारे संवाददाता उषा शर्मा ने एक साक्षात्कार हमें भेजा है। दरअसल सिक्किम में द ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन नाम से एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक मोटर बाइक कंपनी ने किया है। तो इस कंपनी के एक अधिकारी से हमारी संवाददाता ने विस्तार से बात की और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं ये साक्षात्कार। नमस्कार श्रोताओं, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आज हम द ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन राइड नामक एक अनोखी मोटर बाइक यात्रा आयोजन के बारे में कार्यक्रम से संबंधित कंपनी की कार्यकारी निदेशक विदिशा डे से बातचीत करेंगे। द ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन का तीसरा संस्करण सिक्किम में आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, कृपया हमारे श्रोताओं को अवगत कराए। ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन का एम है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करना, और डॉक्यूमेंट इस तरह से करना कि उनके बारे में एक अवेयरनेस जो है वो बढ़े और इन ट्रेडिशंस को सेफगार्ड किया जा सके। ये प्रोजेक्ट रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन का है, जो यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप में है। यूनेस्को पूरी दुनिया में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करता है और वो लीडर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेकर, और उनका मानना ये है कि ये जो लिविंग हेरिटेज प्रैक्टिसेस होती हैं ये कम्युनिटी के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो नॉलेज और विजडम को ट्रांसफर करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको डॉक्यूमेंट करने से ना ही सिर्फ एक कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रहती है कम्युनिटीज में, बल्कि एक सोशल कोहेजन जिसको हम कहते हैं या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी हम एक कदम उठाते हैं। ये भी देखा गया है और ये यूनेस्को का मानना है कि ये जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं, लिविंग हेरिटेज ट्रेडिशंस हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसमें एक क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने की और उनको मिटिगेट करने की भी एक नॉलेज है, जो खास करके आज के दिनों में बहुत ही रेलेवेंट एक नॉलेज है। ये प्रोजेक्ट हमारा यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये हम पिछले 3 साल से हम इसको कर रहे हैं। हमने शुरुआत करी थी ईस्टर्न हिमालयस से। हमने कई स्टेट्स में ईस्टर्न हिमालयस में 60+ प्रैक्टिसेस ऑलरेडी डॉक्यूमेंट करी हैं। हमने 100 प्रैक्टिसेस ईस्टर्न हिमालयस में आइडेंटिफाई किया है और उसमें से 60 तो डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं, और अब हम इस साल सिक्किम आ रहे हैं और सिक्किम में भी तमाम प्रैक्टिसेस को जो हमने ऑलरेडी यूनेस्को के साथ आइडेंटिफाई किया है उनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर मैं प्रैक्टिसेस की बात करूं तो इसमें कई तरह के बहुत यूनिक प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पे सिक्किम की कम्युनिटीज के लिए उनके कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा हैं, जैसे कि
लेप्चा हीलिंग, लेप्चा वीविंग, छुरपी मेकिंग है, कार्डमम कल्टीवेशन है, बूमचू फेस्टिवल है, बटर स्कल्पचर, याक हर्डिंग, फिर डिफिकेशन ऑफ कांचनजोंगा जिसको हम भूमतिंग भी बोलते हैं, मास्क मेकिंग। इस तरह की कई प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे और ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन है जो हम इस प्रोजेक्ट के तहत करेंगे। आपने बताया इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के अमूर्त सांस्कृतिक संपदा एवं ग्रामीण प्रथाओं को लिखित रूप में दस्तावेजीकरण करना है। अभियान के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होगी? ये पार्टनरशिप रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन और यूनेस्को के बीच में 3 साल पहले ये पार्टनरशिप हमने साइन करा था और हमारे सोशल मिशन का जो फोकस है वो है कि हम इंडियन हिमालयन रीजन में खासकर 100 हिमालयन कम्युनिटीज के साथ हम काम करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी 50 से ऊपर कम्युनिटीज के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हम क्लाइमेट रेजिलियंस और एक रेजिलियंस बिल्डिंग के हमारे कई तरह के इनिशिएटिव्स हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट हैं जो हम रॉयल एनफील्ड के सोशल मिशन, हमारा जो CSR का जो वर्क है, रॉयल एनफील्ड में जो CSR का काम है उसके तहत हम कर रहे हैं। तो उसी के अंडर ये बहुत ही एक खास किस्म का प्रोजेक्ट है यूनेस्को की पार्टनरशिप में, द ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन। जब हमने ये पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जब हमने इसको साइन किया था तो हमारा सबसे पहला जो मैं कहूँगी एक सबसे पहला काम तो ये था कि हम अपना एक नॉलेज, जो हमारी एक समझ है, एक नॉलेज है, उस पे काम करें। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले तो हमने उस पे थोड़ा वक्त लगाया ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझें। मतलब हर फैमिली में हर एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, एक विजडम है, और अगर हम अपने परिवार में भी देखें तो कई तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के टाइम से चलती आ रही हैं और वो पास होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। कई बार हर एक जनरेशन उस प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ ऐड भी करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेके सभी का है, मेरा ये मानना है। लेकिन जब हम इसको एज अ प्रोजेक्ट देखते हैं और खास करके उस डेफिनेशन के साथ काम करते हैं जो यूनेस्को ने बताया है, हमें समझाया है, तो हम उसको एक टेक्निकल नजरिए से भी देखना शुरू करते हैं कि ये लिविंग हेरिटेज और लिविंग ट्रेडिशन को हम कैसे डिफाइन करें। हर एक चीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है उसको लिविंग हेरिटेज माना जा सकता है, या कुछ संस्कार है और कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और कुछ लिविंग हेरिटेज ट्रेडिशंस हैं। तो सबसे पहला काम था इसको, इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझा जाए। उसके बाद हमने, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो, उसमें हमने ये कहा था कि हम 100 प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करेंगे ईस्टर्न हिमालयाज में और 100 प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे वेस्टर्न हिमालयाज में, इंडियन हिमालयन रीजन में, तो अक्रॉस द 13 हिमालयन स्टेट्स इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ लद्दाख। और हमने शुरुआत करी ईस्टर्न हिमालय से, जहां हमने रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च करते हुए हमने 100 प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया, जो यूनेस्को ने भी जिस लिस्ट में हमारी मदद करी और उन्होंने हमें बताया कि हाँ, इन प्रैक्टिसेस को हम वाकई में लिविंग हेरिटेज प्रैक्टिसेस या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। उसके बाद रिसर्च में एक डेटा गैदरिंग का काम भी था कि सिर्फ प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको कौन सी कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है, उस कम्युनिटी का साइज क्या है, वो कहाँ होता है, प्रैक्टिस करी जाती है, किस वक्त सीजनल है या हमेशा कोई क्राफ्ट ट्रेडिशन है। तो ये सब तरह से हमने रिसर्च का काम पहला हमारा था जो हमने किया। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के तहत हम लिविंग हेरिटेज या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सिर्फ एक एंथ्रोपोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल तरह से ही नहीं देखते हैं, हम इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल और टूरिज्म के नजरिए से, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के नजरिए से भी हम इसको देख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि हमारे रिसर्चर्स ने जब ये डेटा गैदर किया और प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया यूनेस्को के साथ मिलके, फिर हमने एक राइडर रिसर्चर्स के ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया, जो राइडर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो इन कम्युनिटीज में जाना पसंद करते हैं, बट वो हमारे लिए डेटा को सब्सटैंशिएट करना, उसको गैदर करना और उसको कोई गैप अगर डेटा में है और डेटा को कोरॉबरेट करना, उसकी जांच करने के लिए ये राइडर रिसर्चर्स को सिलेक्ट किया गया। ये सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग था
क्योंकि एक ओपन कॉल के थ्रू हमें कई सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट भेजा और उसको फिर हमने एक इंटरव्यू और उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन देख के उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को सुनते हुए एक प्रॉपर पैनल इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमने इन राइडर रिसर्चर्स को फाइनली सिलेक्ट किया। और फिर ये राइडर रिसर्चर्स जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी थी उसको लेकर के एक कई तरह की कई राइड्स, एक राइड नहीं कहूंगी, कई राइड्स पे गए, जा रहे हैं, जाते रहे हैं। और उनका जो राइड पे जाने का उनका एक एम ये होता है कि वो जाके कम्युनिटी के साथ रहते हैं 3 दिन 4 दिन, और जो पूरी इंफॉर्मेशन है इस प्रैक्टिस के बारे में उसको ना ही सिर्फ समझते और डेटा पॉइंट्स को गैदर करते हैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो राइडर रिसर्चर्स भी एक्सपीरियंसेस से अपने जो इंटरैक्शंस होते हैं कम्युनिटी में उसके थ्रू एक बहुत ही इंटरेस्टिंगली सिर्फ डेटा की जांच और डेटा को कोरॉबरेट ही नहीं करते, डेटा गैप्स को फिल नहीं करते, बल्कि एक समझ जो है उसको भी बनाते हैं उस प्रैक्टिस को लेके। वो एक्सपीरियंस करते हैं फर्स्ट हैंड कि इस प्रैक्टिस का रेलेवेंस क्या है और ये किस तरह से जनरेशन दर जनरेशन चलते आ रही है। तो ये था हमारा, एक तरह से आप बोल सकते हैं ये हमारा थर्ड स्टेप था कि राइडर रिसर्चर्स को सिलेक्ट करना और फिर वो राइड पे वो जाते हैं। बट राइड पे जाने से पहले जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो एक बहुत ही इंटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं कि जैसे हमने अपनी समझ को तैयार किया, हमने अपनी समझ को बनाया कि ये क्या प्रैक्टिसेस हैं, इसको किस तरह से देखना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए। उसी तरह से राइडर रिसर्चर्स को भी हमने कई एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने उनके साथ बात करी, उनको समझाया कम्युनिटी के साथ कैसे पेश आए, उन इंटरव्यू करने का तरीका क्या है। आप बाहर से आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट तो कम्युनिटी में जाके उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए और तरह तरह की चीजें, जिस तरह से कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का नजरिया भी बनता है, क्योंकि हैं तो ये लोग ट्रैवलर्स एट द एंड ऑफ द डे, और जब ये जाते हैं कहीं तो सिर्फ नजारे ना देख के जब कम्युनिटी के साथ उनका ये एक्सपीरियंस होता है तो उस पूरे एक्सपीरियंस का महत्व एक अलग तरीके से सामने आता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहे हैं, एक्टिविटीज रहे हैं ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन में। फाइनली जब ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, किसी भी प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जब खत्म होता है तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास वापस आता है और इसको हम एक डिजिटल रेपोजिटरी के जरिए पब्लिक एट लार्ज सभी के लिए ये जो है ये उपलब्ध रहेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये सिर्फ एक एकेडमिक लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन ना रह जाए बल्कि एक ट्रैवल और एक ट्रैवलर और एक आम आदमी के लिए भी एक ये बहुत इंटरेस्टिंग नजरिया बन सकता है। ये हमें लगता है, हमारी कोशिश ये भी है कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम कुछ किताबें भी इस पे लिखेंगे और इस पे ये भी बुक्स भी बनेंगी इस पे। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज हैं जो ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन जैसे एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। ये ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन में हम लोग 60+ प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट कर चुके हैं ईस्टर्न हिमालयाज में, और पिछले साल हमने वेस्टर्न हिमालयाज की डॉक्यूमेंटेशन भी शुरू करी विद लद्दाख, जहां हमने करीब 12 प्रैक्टिसेस को लद्दाख में भी हमने डॉक्यूमेंट किया, और अब हम सिक्किम में भी 10 प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे अगले तकरीबन 1 महीने की ड्यूरेशन में। मोटरबाइक सवार और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल कर हिमालयी इलाकों में अन्वेषण से जुड़े इस कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार से क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को सहायता मिलेगी? पहली बात तो ये कि ये CSR प्रोजेक्ट है, और दूसरा इसका मेन एम जो है वो है जो कल्चर है उसको सेलिब्रेट करना, जो कम्युनिटी के पास जो नॉलेज है, जो विजडम है हिमालयन कम्युनिटीज में, उसको सेलिब्रेट करना और उसको एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लेंस के थ्रू भी उसके थ्रू भी प्रेजेंट करना आगे। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरली एक यूनिक आइडेंटिटी को बहुत ही रीइंफोर्स करता है, और एक प्राइड की बात है, जो प्राइड जब आप देखते हैं कि आपकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है जिसके बारे में लोग जानते हैं, जो अप्रिशिएटेड है, जिसका महत्व लोगों को पता है, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक प्राइड
कम्युनिटी में ऑटोमेटिकली एक प्राइड इंस्टिल होती है कम्युनिटी में। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लेंस से भी देख रहे हैं। टूरिज्म इन पहाड़ी इलाकों में एक मेन स्टे है इकोनॉमी की, और टूरिज्म को रिस्पॉन्सिबली देखना, सस्टेनेबली देखना और इस तरह से देखना कि हम टूरिज्म के थ्रू कल्चरल डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करें, उसको भी पहचानें, वो बहुत ज़रूरी है। कई प्रैक्टिसेस हैं इन लिविंग हेरिटेज प्रैक्टिसेस में जो नेचर लिंक्ड लाइवलीहुड्स के बारे में बात करती हैं, जो ऑटोमेटिकली नेचर एक सेंट्रल रोल, अहम भूमिका प्ले करता है। और जब आप इन प्रैक्टिसेस के बारे में जब अवेयरनेस बढ़ती है बियॉन्ड द हिमालयन कम्युनिटीज ऑल्सो, और इवन आई वुड से कि नई जो जनरेशन्स आ रही हैं हिमालयन कम्युनिटीज के, उनमें भी जब ये अवेयरनेस बढ़ती है इस चीज को लेकर, तो एक लिविंग विद नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस ऑफ आपके पास क्या है, आपकी संस्कृति में, आपके नेचर में ऑलरेडी क्या चीजें हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में एक समझ बनती है जो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल आजकल के दिन, खास करके जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करते हैं, उसमें बहुत 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 जरूरी है। और कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस होना, उससे एक और फायदा ये भी है कि जैसे कुछ क्राफ्ट प्रैक्टिसेस हैं या इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जिसमें एक इकोनॉमिक या एक लाइवलीहुड का पोटेंशियल भी है, तो उसके बारे में जब अवेयरनेस बढ़ जाए जब लोगों में, तो एक मार्केट लिंकेज भी होती है उससे, और उससे रेस्पेक्ट और उससे अर्निंग पोटेंशियल और लाइवलीहुड पोटेंशियल भी निकल के आता है। तो एक ओवरऑल इस तरह का प्रोजेक्ट है जो विन विन है। इसको अगर प्रॉपर सेंसिबिलिटी के थ्रू, सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लेंस के थ्रू भी अगर देखा जाए और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये हिमालयन कम्युनिटीज के लिए ना ही सिर्फ एक रेजिलियंस बिल्डिंग का काम करती है, बट बहुत टैंजिबल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो भी हो सकता है। तो ओवरऑल this project is really towards fostering resilience in the Himalayan communities, the Great Himalayan Exploration, and our attempt and our aim at Royal Enfield Social Mission is to partner with the 100 Himalayan communities that I told you about earlier, and also bring in travelers, bring in riders who can participate in this whole journey. So that's what we are attempting to do. आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे द ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन के बारे में अभियान से संबंधित एक कंपनी की कार्यकारी निदेशक विदिशा डे से ली गई अंतर्वार्ता। अंतर्वार्ताकार उषा शर्मा। श्रोताओं, आपको उम्मीद है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा पता है AIRNSGTalks@gmail.com और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। पूर्वोत्तर डायरी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। संकलन व आलेख कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।